हेलो बच्चों। तो आज क्लास 11th का एक न्यू चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड लेकर आए हैं। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, वो हम स्टडी करेंगे। एक छोटा सा ये चैप्टर है जिसमें काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स भी हैं। तो वन बाय वन सारे न्यूमेरिकल्स एंड कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं हम लोग। ठीक है, फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी क्या होता है? तो रिजिड बॉडी का मतलब एक हार्ड ऑब्जेक्ट, ठीक है, जिसका एक डेफिनेट शेप और साइज होता है। ओके, अच्छा ये बताइए कि अगर हम कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट लें तो हम उसके शेप और साइज़ को चेंज कर सकते हैं? मतलब रिजिड बॉडी के शेप और साइज़ को चेंज कर सकते हैं? यस और नो? यस, कर सकते हैं। सफिशिएंट अमाउंट में अगर आपने फोर्स अप्लाई किया है देन कोई भी कितनी भी रिजिड बॉडी है उसका हम शेप और साइज़ चेंज कर सकते हैं। ओके, मतलब एक्चुअल में रियलिटी में कोई भी ऑब्जेक्ट रिजिड बॉडी नहीं हो सकता। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स का मतलब फोर्स विच चेंज द साइज एंड शेप ऑफ द बॉडी। ओके, सपोज आपने किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाया, एक्सटर्नल फोर्स, ओके, और ऑब्जेक्ट का शेप साइज चेंज हो गया, सो दैट फोर्स इज कॉल्ड डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स मतलब शेप साइज को चेंज करने वाला फोर्स। इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी मीन्स द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच अ बॉडी रीगेन इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप। ठीक है, बॉडी के ऊपर आपने फोर्स लगाया और फोर्स को जब रिमूव कर लेंगे हम तो बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाएगी। ओके, दिस प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी इज कॉल्ड इलास्टिसिटी एंड द बॉडी इज कॉल्ड इलास्टिक बॉडीज। ओके, now plasticity means the property by virtue of which a body does not regain its original size and shape। ठीक है, मतलब आपने बॉडी पे फोर्स लगाया और फोर्स के रिमूव होने के बाद बॉडी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आ पाती। ठीक है, फॉर एग्जांपल पुट्टी ले लीजिए या फिर मड ले लीजिए या फिर जैसे जो आप आटा लगाते हैं घर पे वो ले लीजिए, तो उसको आप प्रेस करोगे, उसका शेप और साइज चेंज हो जाएगा और फोर्स हटाने पर, फोर्स रिमूव करने पर उसके ओरिजिनल शेप में नहीं आ पाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज स्ट्रेस। ओके, स्ट्रेस को जानने के पहले मैं ये बता दूं कि ये वाला जो चैप्टर है, ये चैप्टर आप क्यों पढ़ते हैं, इस चैप्टर को पढ़ने का इंटेंशन क्या है। तो एक्चुअली ये इंजीनियरिंग में काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है। किसी भी बिल्डिंग को प्रिपेयर करना है, बिल्डिंग को बनाना है आपको, या ऑटोमोबाइल्स बनाना है, ठीक है, या फिर रोपवे बनाना है, तो इसमें जो मटेरियल लेते हैं, मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है वो किसके बेसिस पर होती है? इलास्टिक बिहेवियर पर। ओके, इसीलिए हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं। इंजीनियरिंग में इस चैप्टर को काफ़ी ज़्यादा डिटेल में समझाया गया है। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रेस। स्ट्रेस को इस तरह से सिग्मा से डिनोट करते हैं एंड स्ट्रेस का मतलब इंटरनली फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, स्ट्रेस एंड प्रेशर आर सिमिलर थिंग्स बट प्रेशर इज एक्सटर्नल फैक्टर एंड स्ट्रेस इज इंटरनल फैक्टर। Stress, the restoring force per unit area is called stress. Okay, stress is restoring force upon area. So force upon area and unit is Newton per meter square और Pascal। CGS यूनिट न्यूटन के प्लेस पे आप डाइन यूज़ कर लो, मीटर के प्लेस पे सेंटीमीटर यूज़ कर लीजिए एंड डायमेंशन फॉर्मूला इज M_L-1 T-2। ओके, सो नाउ टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। यहाँ पे स्ट्रेस के 3 टाइप्स होंगे जनरली, लॉन्गिट्यूडनल और टेंसाइल स्ट्रेस। मतलब यानी कि अगर आपके पास एक वायर है, सपोज आपने ये वायर लिया है, इसका ओरिजिनल लेंथ है L, ठीक है, इस पर आपने इस तरह से फोर्स अप्लाई किया, इस पर फोर्स अप्लाई किया तो इसका जो लेंथ है, सपोज मान लीजिए लेंथ में डेल L इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है, ओरिजिनल से डेल L इंक्रीज़ हुआ है, तो अगर लेंथ में इंक्रीमेंट होगा तो जो स्ट्रेस होगा, जो फोर्स हम पर यूनिट एरिया अप्लाई करेंगे दैट इज टेंसाइल स्ट्रेस। ओके, और अगर लेंथ में डिक्रीज भी हो सकता है, लेंथ में अगर डिक्रीज हो रहा है तो इस स्ट्रेस को क्या बोलते हैं? कंप्रेशनल स्ट्रेस। ओके, जो टेंसाइल और कंप्रेशनल ये दोनों को मिला के ही लॉन्गिट्यूडनल कहा गया है। सो इट इज़ द रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। ओके, व्हेन लेंथ ऑफ द बॉडी इंक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। ठीक है, अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन में अगर बॉडी की लेंथ चेंज हो जाए, इंक्रीज हो जाए, देन दिस इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। ओके, नेक्स्ट इज टेंजेंशियल और शेयरिंग स्ट्रेस। टेंजेंशियल और शेयरिंग स्ट्रेस क्या होता है? ओके, तो टेंजेंशियल स्ट्रेस में सिंपली मैं डायग्राम बना के आपको बताती हूँ। टेंजेंशियल स्ट्रेस में मान लीजिए आपके पास एक सिलेंडर है, इस तरह से एक सिलेंडर है, ठीक है, ये ओके, और यहाँ पे आपने इस एरिया में, इस पर्टिकुलर एरिया में आपने फोर्स अप्लाई किया है, ठीक है, इसका ओरिजिनल लेंथ हम L कंसिडर कर लेते हैं। इस पर्टिकुलर एरिया में, या ये फिक्स है, इस पर्टिकुलर एरिया में अगर आप फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये जो सिलेंडर है वो इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, मतलब
सिलेंडर का जो ये पोर्शन है जो एक्सटेंड हुआ है, दिस इज कॉल्ड डेल एल, सॉरी डेल एक्स बोल दीजिए, और ये तो ओरिजिनल लेंथ है इसका सिलेंडर का। तो ये जो पैरेलल चेंज आया है दैट इज कॉल्ड shear stress। ओके, shear stress को जनरली सिग्मा से नोट करते हैं, shear stress के लिए हम सिग्मा एस। ओके, shear stress इज डेल एक्स बाय एल। ठीक है, ये जो डायमेंशन में चेंज हुआ है डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। अगर यहाँ पे आप थीटा लें तो ये tan थीटा भी हो सकता है, और थीटा की वैल्यू एक्चुअली में ये जो लेंथ है वो बहुत कम होता है, तो थीटा की वैल्यू बहुत कम होगी। ओके, और 10 डिग्री से अगर कम है तो tan थीटा को हम थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ डेल एक्स बाय एल को हम tan थीटा या इसको ओनली थीटा लिख सकते हैं। ओके, नाउ थर्ड वन इज हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस। हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस का मतलब एक बीकर में अगर आप एक ऑब्जेक्ट को सबमर्ज करेंगे तो इस ऑब्जेक्ट को जैसे जैसे आप अंदर डुबाएंगे तो क्या होगा, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएंगे, प्रेशर लगाएंगे, जिससे इस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम कम होगा, धीरे धीरे कम होगा। ठीक है, तो हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस मीन्स इफ अ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू अ यूनिफॉर्म फोर्स फ्रॉम ऑल साइड, बॉडी के ऊपर सभी साइड से फोर्स जब अप्लाई हो दैट इज कॉल्ड हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस। ओके, नाउ स्ट्रेन, जैसे स्ट्रेस 3 टाइप के होते हैं वैसे ही स्ट्रेन भी 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, स्ट्रेन का मतलब चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता, ये यूनिट लेस ऑन डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। ओके, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, सो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, स्ट्रेन के लिए इस तरह से ई से नोट करेंगे, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के लिए हम सफिक्स में एल लिख देंगे। ठीक है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। सपोज आपने इस वायर का ओरिजिनल लेंथ एल लिया है। ठीक है, इस वायर पे आपने इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया है, देन वायर में लेंथ में चेंज हुआ है, मान लो ये डेल एल लेंथ है। ठीक है, और ये ओरिजिनल लेंथ एल है। ठीक है, सो चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ इज द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। नाउ shear strain इज रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द 2 पैरेलल प्लेन्स। ये जो पैरेलल प्लेन्स है ना, इन दोनों प्लेन्स के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ओके, दैट इज डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन्स, ये पैरेलल प्लेन्स के बीच का डिस्टेंस। ओके, सो डेल एक्स बाई एल, और इससे हम tan थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, सो वॉल्यूम इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू डेल एक्स बाई एल। एक्चुअली ये जो हमने स्ट्रेस के लिए अगर बात करें तो स्ट्रेस का मतलब जो आप फोर्स यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स अपॉन एरिया ही होगा। ओके, ये मैं स्ट्रेन की बात कर रही हूँ तो यहाँ पर ई एस हो जाएगा। सो डेल एक्स बाई एल, so tan theta is equal to theta and del x by L। वॉल्यूम स्ट्रेन, नेक्स्ट इज वॉल्यूम स्ट्रेन। वॉल्यूम स्ट्रेन के लिए चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, del v by v हो जाएगा। ओके, नाउ इलास्टिक लिमिट क्या होता है? इलास्टिक लिमिट का मतलब द मैक्सिमम स्ट्रेस ड्यू टू या अप टू विच स्ट्रेस इज प्रपोर्शनल टू द स्ट्रेन। ठीक है, मतलब एक रबर बैंड अगर आप एग्जाम्पल के तौर पर ले लें तो रबर बैंड को आप खींचोगे तो क्या होगा, आपने खींचा मतलब आपने फोर्स अप्लाई किया, आपने स्ट्रेस अप्लाई किया, तो उसके लेंथ में चेंज होगा। स्ट्रेस अप्लाई करोगे तो स्ट्रेन भी होगा, स्ट्रेस आपने इंक्रीज किया तो स्ट्रेन भी इंक्रीज होगा। ठीक है, लेकिन एक लिमिट तक होगा, एक पॉइंट पे जाके क्या होगा, वो टूट जाएगा। तो जो लिमिट में आप कर रहे हो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई, उस लिमिट को कहते हैं इलास्टिक लिमिट। Next is Hooke's law. Hooke's law means it states that within the elastic limit, stress is directly proportional to the strain. Okay, within the elastic limit, stress is directly proportional to strain, और proportionality sign remove किया तो एक constant term K introduce हुआ, और K is equal to हुआ stress upon strain। ठीक है, मतलब K is called modulus of elasticity, और K इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ठीक है, जब भी दो क्वांटिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, इसका मतलब उन दोनों के बीच में अगर आपने स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में एक ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, नाउ टाइप्स ऑफ मॉड्यूलस, जैसे हमने स्ट्रेस स्ट्रेन के टाइप्स पढ़े, यहाँ पर अब मॉड्यूलस के भी टाइप पढ़ेंगे, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के भी टाइप्स पढ़ेंगे। यंग्स मॉड्यूलस को वाई से रिप्रेजेंट किया जाता है, और यंग्स मॉड्यूलस में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है। ठीक है, सिंपल मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ठीक है, यंग मॉड्यूलस में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होगा। सो एफ बाई ए एंड डेल एल बाई एल।
So this is the Young modulus, and Young modulus is different for different material. Okay, modulus of rigidity या shear modulus, इसको G से रिप्रेजेंट करते हैं, and that is equal to tangential stress upon shear strain. Okay, force upon area and Lx by L. Okay, G is equal to F by A theta भी लिख सकते हैं. Now next is bulk modulus. Bulk modulus में वॉल्यूम इंट्रोड्यूस होगा. सो बल्क मॉड्यूलस B इज इक्वल टू वॉल्यूम या हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. ओके, हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस में F बाई A एंड दिस इज डेल V बाई V, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम. ओके, F बाई A मतलब फोर्स अपॉन एरिया को हम क्या लिख सकते हैं, प्रेशर. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं तो हम सिर्फ प्रेशर लिख सकते हैं फोर्स अपॉन एरिया, बाकी में आप नहीं लिख सकते. ओके, सो P इंटू V अपॉन डेल V, एंड हियर नेगेटिव साइन शोज दैट द वॉल्यूम डिक्रीजेस विथ द इंक्रीज इन स्ट्रेस. ठीक है, जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को अंदर ले जाओगे तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स फोर्स अप्लाई करेंगे ऑब्जेक्ट के ऊपर, ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम धीरे धीरे कम होगा. ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कंप्रेसिबिलिटी. कंप्रेसिबिलिटी इज रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉड्यूलस. बल्क मॉड्यूलस का अगर आप 1 बाई या रेसिप्रोकल कर दें तो आपको कंप्रेसिबिलिटी मिलेगी, और इसकी वैल्यू होती है, ये इसका जस्ट आप रेसिप्रोकल कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए, माइनस डेल बी अपॉन पी इंटू बी. इसका यूनिट भी जस्ट बल्क मॉड्यूलस का अपोजिट. ओके, नाउ नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ. दिस इज स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व. ठीक है, इस ग्राफ को हम एक रबर बैंड की हेल्प से समझ सकते हैं. ठीक है, इनिशियली आपको स्ट्रेन एंड स्ट्रेस, एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेन दिया हुआ है और इधर स्ट्रेस दिया हुआ है. स्ट्रेन और स्ट्रेन के बीच में एक ग्राफ प्लॉट किया हुआ है, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के बीच में. ठीक है, इनिशियली अगर आप यहाँ से इनिशियल पॉइंट 0 से स्टार्ट करें, मतलब आपने एक रबर बैंड लिया और उसको जरा सा आपने फोर्स दिया. ठीक है, फोर्स रिमूव करने के बाद वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस आ जाएगा. तो आपने इलास्टिक लिमिट में, मतलब ए पॉइंट तक आपने क्या किया, उसको खींचा. ठीक है, और रिमूव किया फोर्स, तो क्या हो गया, वो अपने ओरिजिनल स्टेट में वापस आ गया. मतलब स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, हुक्स लॉ को फॉलो कर रहे हैं. प्रोपोर्शनल है मतलब स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बने. ठीक है, आपने और ज़्यादा फोर्स अप्लाई किया, इलास्टिक लिमिट के बियॉन्ड आपने फोर्स अप्लाई किया, तो क्या होगा, फोर्स रिमूव करने के बाद में वो ऑटोमेटिक वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा. मतलब ये लास्ट लिमिट है इसकी. इसके बाद आपने अगर फोर्स अप्लाई किया बी के बाद, यील्ड पॉइंट का मतलब ये जो मटेरियल है वो खुद से ही वो वापस आ जाए. खुद की प्रॉपर्टी होती है कि उसको वापस रिगेन हो जाता है. लेकिन अगर बियॉन्ड बी आपने क्या किया, फोर्स अप्लाई किया, डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया. ठीक है, आपने डी तक इसको खींच दिया और फिर छोड़ा, तो ये ए पे या बी पे नहीं आके सी पॉइंट पे आएगा, और सी पॉइंट जो है वो शो कर रहा है परमानेंट स्ट्रेन को. ठीक है, मतलब ओरिजिनल आपको स्ट्रेन, ओरिजिनल लेंथ नहीं मिलेगी रबर बैंड की. रबर बैंड थोड़ा सा इलोंगेट मिलेगा, इलोंगेशन उसमें हो जाएगा. ठीक है, जैसे आपने बियॉन्ड बी फोर्स अप्लाई किया. ठीक है, अब क्या किया, ये लास्ट लिमिट है डी, आपने और ज़्यादा अगर फोर्स अप्लाई किया तो रबर बैंड टूट जाएगा. तो जो ई है वो फ्रैक्चर पॉइंट है. ई को क्या बोला है, फ्रैक्चर पॉइंट. ठीक है, फ्रैक्चर पॉइंट का मतलब लास्ट लिमिट, जहाँ पर जो भी बॉडी है, जो भी मटेरियल है वो टूट जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है. ठीक है, नाउ देखो, दो टाइप के मटेरियल होते हैं. एक तो डक्टाइल मटेरियल होता है, एक ब्रिटल मटेरियल होता है. डक्टाइल मटेरियल में क्या होता है, डी और ई के बीच जो लार्ज प्लास्टिक रेंज होता है. ठीक है, मतलब ये जो डी और ई का रीजन आपको दिख रहा है, ये अगर ज़्यादा है ऑब्जेक्ट में, जैसे रबर बैंड को आप ज़्यादा से ज़्यादा खींच सकते हो ना, तो जो रीजन, प्लास्टिक रीजन अगर ज़्यादा है आपके पास, तो उस मटेरियल को हम डक्टाइल मटेरियल कहते हैं. लेकिन अगर प्लास्टिक रीजन बहुत ज़्यादा कम है, डी और ई के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है, बहुत प्लास्टिक रीजन बहुत कम है, स्मॉल है, तो क्या होगा, ये ब्रिटल मटेरियल कहलाते हैं. ठीक है, ब्रिटल मटेरियल मीन्स फॉर एग्जांपल ग्लास पे आपने जैसे ही थोड़ा सा फोर्स अप्लाई किया तो ग्लास टूट जाएगा. फॉर एग्जांपल बिस्किट में भी आपने जैसे ही थोड़ा सा फोर्स अप्लाई किया, बिस्किट टूट गया. तो ये दैट इज द ब्रिटल मटेरियल. ओके, नाउ नेक्स्ट मटेरियल्स, इलास्टोमर्स भी कुछ टाइप के मटेरियल्स होते हैं. इलास्टोमर्स मटेरियल्स विच कैन बी इलास्टिकली स्ट्रेच्ड टू लार्ज वैल्यू ऑफ स्ट्रेन. ठीक है, मतलब उनके जो लेंथ
बहुत ज़्यादा एलोंगेट होती है, ठीक है, स्ट्रेन आर कॉल्ड इलास्टोमर्स, ठीक है, एंड दे हैव लार्ज इलास्टिक रीजन उनका ज़्यादा होता है, बट ये हुक्स लॉ को फॉलो नहीं करते। फॉर एग्जांपल रबर बैंड, ठीक है, एंड इलास्टिक टिश्यूज ऑफ आर्टा, ठीक है, जो हार्ट में होता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज पॉइजन रेशो। पॉइजन रेशो क्या होता है? तो पॉइजन सिंपली अगर आप एक वायर को स्ट्रेच करोगे, जैसे आपने ये वायर लिया है, इसका ओरिजिनल लेंथ हमने L लिया, जब हम इस पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, वायर का लेंथ तो इंक्रीज होगा, ये ओरिजिनल इसका लेंथ है और लेंथ में तो इंक्रीज होगा, ठीक है, लेकिन आप देख सकते हो कि इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये पहले वाला क्रॉस सेक्शन एरिया और ये अभी वाला क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है, मतलब एरिया कम हो जाएगा, लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। ओके, सो पॉइजन रेशियो का मतलब ये होता है व्हेन द लेंथ ऑफ द लोडेड वायर इंक्रीजेज and its diameter decreases, the ratio of the lateral strain to the longitudinal strain. lateral strain का मतलब diameter, okay, change in diameter, okay, so lateral strain upon longitudinal strain is called Poisson ratio and it is equal to lateral strain को हम del d से डिनोट करते हैं, del d अपॉन ओरिजिनल डायमीटर आपने d ले लिया है और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के लिए del l by l, ओके। पॉइजन रेशियो एक प्योर नंबर होता है क्योंकि आप जो क्वांटिटी ले रहे हैं उसी क्वांटिटी से आप डिवाइड कर रहे हैं, तो एक प्योर नंबर आएगा आपके पास और इसका यूनिट और डायमेंशन नहीं होता, ओके। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन अ स्ट्रेच्ड वायर, ओके। देखो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या हो, किसी भी आपने वायर को खींचा, ठीक है, खींचा तो उस पर आप क्या करोगे, आप उसकी लेंथ को इंक्रीज इलोंगेशन करने के लिए आप उस पर फोर्स अप्लाई करोगे, फोर्स अप्लाई किया और उसकी लेंथ में इंक्रीज होगा, इसका मतलब आप उस पर वर्क डन भी कर रहे हैं, ठीक है। तो द वर्क डन अगेंस्ट द इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स मतलब जैसे आपने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया बॉडी की या मटेरियल की इंटरनल प्रॉपर्टी होती है कि रीस्टोरिंग फोर्स को अपोज करता है, तो जो अपोजिट फोर्स है रीस्टोरिंग फोर्स के इंटरनली, दैट इज कॉल्ड रीस्टोरिंग फोर्स। तो वर्क डन अगेंस्ट द इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स इन स्ट्रेचिंग अ वायर इज स्टोर्ड एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी में वर्क डन स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब हमने यंग मॉड्यूलस पता है y इज इक्वल टू एफ इंटू एल अपॉन ए इंटू एल, ठीक है। मान लो कि आपने एक वायर लिया और उसमें जो लेंथ में इलोंगेशन हुआ है वो स्मॉल एल हुआ है, ठीक है, स्मॉल एल लिया, तो यहाँ से फोर्स की वैल्यू आपके पास ये आ गई, ठीक है। अब आपने क्या किया, एल इलोंगेशन के बाद और बहुत छोटा सा स्मॉल इलोंगेशन किया, तो स्मॉल इलोंगेशन मतलब डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है वर्क डन, स्मॉल इलोंगेशन है मतलब स्मॉल वर्क डन, सो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू डेल एल, सो या डी एल, ठीक है। कहाँ से 0 to L लिमिट लगा दी, तो आपने इसको इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेट करने के बाद में जो वर्क डन मिला वो ये मिला आपको, ठीक है। सो हाफ वाई, ठीक है, ये एल स्क्वायर, यहाँ पर एल स्क्वायर किया आपने और ए इंटू एल किया, ठीक है, तो ये आपका यंग मॉड्यूलस हो गया, ये आपका स्ट्रेन हो गया, स्ट्रेन का स्क्वायर हो गया और ये क्या हो गया, वॉल्यूम, ठीक है। तो स्ट्रेन यंग मॉड्यूलस को आप स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन लिख सकते हो, एक स्ट्रेन से स्ट्रेन कैंसिल हो जाएगा, तो स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, ठीक है। और अगर आप पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालना चाहते हैं तो वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, तो वॉल्यूम यहाँ से हट जाएगा, तो वर्क डन या पोटेंशियल एनर्जी यू इज इक्वल टू होगा हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, ओके, सिग्मा इंटू ई, सो दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्ट्रेच्ड वायर, ठीक है। नाउ लास्ट टॉपिक इज एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिक बिहेवियर ऑफ द मटेरियल, ठीक है, जो आप मटेरियल लेते हैं उनका इलास्टिक बिहेवियर क्या है। सो फर्स्ट इज द थिकनेस ऑफ मेटालिक रोप यूज्ड इन क्रेन्स में हेवी लोड को लिफ्ट करने के लिए जो रोप यूज़ होते हैं, ठीक है। अब वो रोप्स किसके बेसिस पर बनाए जाते हैं, इलास्टिक बिहेवियर के, कौन सा आपको रोप लेना है, कौन सा मटेरियल लेना है, वो मटेरियल कितने डायमीटर में होगा, उसकी रेडियस क्या होगी, ये सब डिपेंड करता है इलास्टिक बिहेवियर पे, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट इज इन डिज़ाइनिंग अ ब्रिज। आप इस तरह से आपने देखा होगा कि ब्रिज डिज़ाइन करते हैं तो इस तरह से उसके नीचे इस तरह से बीम लगाए जाते हैं, ठीक है। तो ये जो बीम है ये क्यों लगाए जाते हैं, तो ये भी इलास्टिक प्रॉपर्टी को शो करते हैं। नाउ थर्ड पॉइंट इज मैक्सिमम हाइट ऑफ द माउंटेन। अर्थ के ऊपर जो रॉक होती है, माउंटेन्स होती है, वो मैक्सिमम 10 किलोमीटर तक ही पहुंच पाती है, 10 किलोमीटर पे ऑटोमेटिक
आपको लेंथ में डिक्रीमेंट मिलेगा। तो ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो रॉक्स के शियर मॉड्यूलस है, रॉक्स जो मटेरियल है उनके शियर मॉड्यूलस पे ये डिपेंड करता है, ठीक है। सो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ इलास्टिक बिहेवियर ऑफ मटेरियल. Okay, I hope you have clear all the points. Now next video is based on the numericals. Okay.